हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आंसर वर्ल्ड। सो आज हम क्या देखने वाले हैं भाई? हम देखने वाले हैं अपना पॉलिटी। मैंने इसमें जो है पॉलिटी के लिए क्या किया है, एकदम ऐसे पॉइंट वाइज थोड़ा थोड़ा इनको क्रिस्प करके बनाने की कोशिश की है, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो पढ़ने में। जैसे अभी देखो पॉलिटी का क्या मसला है कि भाई ये कोई भी वनडे एग्ज़ाम होने लगे, ठीक है, कोई भी एसएससी वगैरह का एग्ज़ाम हो या फिर यूपी पीसीएस हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, को मतलब हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही है। ये पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है और इसमें हम जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे हमारे, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट वाइज बना के, जैसे इसमें आर्टिकल वगैरह इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, प्रीएम्बल इंपॉर्टेंट होता है, इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक पे हम वीडियो बना दिया करेंगे, ठीक, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। और रही बात पीवाईक्यू की, तो पीवाईक्यू की सीरीज़ मैंने चला रखी है, तो मैंने उसमें जो है पॉलिटी की भी मैं वीडियो स्टार्ट कर दूंगी अब आपके लिए, कि आपको पीवाईक्यू के लिए पॉलिटी की कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि अभी देखो ARO का एग्ज़ाम हमारा होने वाला है और कब से कब तक हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली चांस क्या है कि जून के बाद ही होगा, ठीक है, 1 से 15 जून तक, 1 से 15 जून तक के चांसेस मुझे तो लग रहे हैं, देखो, क्योंकि अप्रैल में मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। खैर चलिए अब हम अपना स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें बताया गया है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में कि कैसे कैसे चीज़ें हुई थी, कौन कौन से एक्ट आए थे, ठीक है। तो हमारी जो बेटिस कंपनी है, मैंने जो है इससे पहले जो मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर डाला था उसमें सारा कंप्लीट कराया था यूरोपियन कंपनीज़ के बारे में, तो आप जाके वो लेक्चर भी देख सकते हैं। तो हमारी ब्रिटिश कंपनी कब बनती है? 1600 में बनती है और 1608 में जो है ये भारत में आती है, ठीक। तो जो कंपनी का है, इस ब्रिटिश कंपनी का रूल किस तरीके से रहता है, इसका रूल ये ऐसे करती है। पहले तो कंपनी करती है कब से कब तक? 1773 से 1858 तक करती है। फिर आता है जी ब्रिटिश क्राउन का राज। फिर वो कब से कब तक होता है? वो होता है आपका 1858 से लेकर के 1947 तक, ठीक है जी। और खैर अब हम अपना देखते हैं आगे। इसमें देखो कंपनी शासन, अच्छा ये ना यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया भाई, ये 1773 है, ठीक है, इसको याद रखना। तो 1773 से 1858 तक का टाइम पीरियड हम देखेंगे, जो कि कंपनी के अंडर जितने भी रूल्स वगैरह थे इंडिया के अंदर, अब वो चल रहे हैं। अभी इंडिया के अंदर क्या है, कंपनी के अंदर जो चीज़ें कंपनी के कंट्रोल में है वो चल रही है। तो इसके अंदर क्या होता है कि अभी हमारा जो है कंपनी में बहुत ज़्यादा धांधलेबाजी, एकदम रिश्वतखोरी, ये सब चीज़ें, मतलब लोग अपना अपना मुनाफा देखने लगे, ठीक। उनको लगा कि यहाँ बहुत ज़्यादा पैसा होता है, तो हर कोई ये बंदा ये सोचता है ना कि बस मेरा फ़ायदा हो, तो वो चीज़ होने लगी थी। इस वजह से रेगुलेट करने के लिए क्या आया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया। इसमें क्या होता है कि जो बंगाल का गवर्नर होता है उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना देते हैं, ठीक है। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वैरन हॉस्टिंग था। और इसमें क्या होता है फिर, 4 काउंसिल के सदस्य, 4 काउंसिल थे इस 4 मेंबर थे इस काउंसिल के अंदर। तो ये कार्यकारिणी एक सभा बनाई गई और इसका कार्यकाल 5 साल रखा गया। और इसके जो सदस्य थे उनका नाम देख लेते हैं हम, वो 4 कौन कौन थे। फ्रांसिस था, क्लेवरिंग, मानसन और बरवेल। बाय चांस ये ऐसे पूछने लगे क्वेश्चन, तो आप ऐसे स्टेटमेंट में आ जाए या ऑप्शन में आ जाए तो आप उसको एलिमिनेट कर दो। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ARO और यूपी पीसीएस के अंदर फैक्ट ही पूछते हैं प्लस कंसेप्ट पूछते हैं। अब जो उनका नया मतलब उन्होंने अपना रूप दिखाया है, ठीक है, वो कंसेप्ट प्लस फैक्ट पूछते हैं। तो इसके आगे क्या है इस जो ये 1773 था, ठीक, इस एक्ट से ना सेंट्रलाइजेशन यानी कि केंद्रीयकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी। अब केंद्रीयकरण क्या होता है? देखो एक बंदा बैठा है यहाँ पे और सारी पावर ये अपने अपने अंडर में रखे, अपने कंट्रोल में रखे, सारी पावर इसके पास रहे, तो ये होता है हमारा केंद्रीयकरण। समझ आ गया? और विकेंद्रीकरण मतलब इस बंदे के पास से सारी पावर दूर हो जाए, ठीक। तो अब आप समझ गए केंद्रीकरण हमारा कब से शुरू हुआ था? 1773 से। ऐसे पीवाईक्यू में स्टेटमेंट बना के पूछते हैं, इसलिए मैंने ये इंपॉर्टेंट चीज़ें डाली हैं यहाँ पे, तो आपको फोकस करना है, ठीक है। और इसमें जो है यहाँ पर 1774 में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, जिसके न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश, मतलब एक इसमें मुख्य न्यायाधीश था और 3 जज थे। तो जो मुख्य न्यायाधीश था उनका नाम क्या था? एलिजा इम्पे उनका नाम था, ठीक। और देखो
मैंने आपको बताया था कि ये घूसखोरी वगैरह और ये रिश्वत वगैरह बहुत चल रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि कंपनी के जो नौकर थे, जो वहाँ पे कंपनी के लिए काम करते थे, उनको बोला कि आप प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते, निजी व्यापार नहीं कर सकते और रिश्वत वगैरह नहीं ले सकते। ठीक। नेक्स्ट है अपना अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। तो ये क्या, ये 1773 वाले एक्ट को जितने भी उसमें कमियां थी, जितनी खामियां थी, उसको दूर करने के लिए ये एक्ट लाया गया। तो इसमें क्या हुआ इसमें जो गवर्नर जनरल था और काउंसिल सदस्य के हाँ, इसमें इन्होंने जो जैसे कि काउंसिल थी ना, ठीक, और जो गवर्नर जनरल था अपना, तो उन लोगों को ना अच्छा नहीं लगता था कि कोई भी उनके ऊपर कंट्रोल करे। तो जो सुप्रीम कोर्ट था, जो अभी हमारा 1774 में बना था 1773 वाले एक्ट के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट था, तो वो उनकी इंटरफेयर करता है काम में, तो उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बोला कि हमको अलग चाहिए हिसाब, इनका अलग, सुप्रीम कोर्ट वालों का, हमारा अलग। तो यहाँ से कंसेप्ट क्या निकल के आता है, सेपरेशन ऑफ पावर का भी निकल के आता है कंसेप्ट। ठीक। और इसमें जो हमारा जज था, ठीक, जो हमारा न्यायालय था, उसके उनको क्या बोला गया कि जो कोलकाता वाले नागरिक हैं आप उनका देखेंगे, और जैसे कि इस तरह आपको जो है फैसले करने हैं, जैसे कम्युनिटी के लॉ के अकॉर्डिंग, जैसे मुस्लिम का मोहम्मदन लॉ के अकॉर्डिंग होगा, हिंदुओं का हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग फैसले होंगे। ठीक। ये था 1781 वाले में। पिट्स इंडिया एक्ट आता है अपना 1784। तो ये जो है, इसमें क्या होता है कि कंपनी के व्यापारी को राजनीतिक कार्य बिल्कुल अलग कर दिए जाते हैं और एक नई बॉडी बनाई जाती है जिसको क्या कहते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब ये कंट्रोल किस पे करेगा, ये राजनीतिक व्यवस्था पे कंट्रोल करता है। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है वो किस पर कंट्रोल करते हैं, वो करते हैं अपने व्यापारिक व्यवस्था पर कंट्रोल करती है। अभी देखो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, तो ये जो दो बॉडी बन गई ना, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डबल गवर्नमेंट। यही होता है डबल गवर्नमेंट। अब डुअल गवर्नमेंट अलग होती है और डबल गवर्नमेंट अलग होती है। होप कि आपको डाउट क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका 1786 का एक्ट। इसमें क्या था, लॉर्ड कॉर्नवालिस आए, उन्होंने क्या बोला कि भाई मुझे तो पावर चाहिए, मेरे को सैनिकों का कमांडर इन चीफ बनाओ, और मेरे को जैसे कि काउंसिल में कोई भी जो भी निर्णय आता है काउंसिल के लोगों का, जो भी फैसले होते हैं, मैं अगर मुझे अच्छा ना लगे तो मैं उनको निरस्त कर पाऊँ, ये कॉर्नवालिस ने बोला। फिर ये व्यवस्था थी, यही वाली, ये जो पावर थी, इसको और स्ट्रॉन्ग बनाया गया, एक्सपेंड किया गया। फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1793 आता है, 1793 आता है। इसमें क्या बोलते हैं, कंपनी कि 20 सालों तक आप व्यापार कर सकते हैं, मोनोपोली रखी गई कि आप ही केवल व्यापार कर सकते हैं। ठीक। तो और क्या प्रावधान था कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, उनकी जो तनख्वाह थी वो भारत के राजस्व से देनी शुरू कर दी गई। ये वाला पॉइंट आप याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। चार्टर एक्ट ऑफ 1813, इसमें जो ये 1813 वाला एक्ट था, इसमें क्या हुआ कि कंपनी की जो मोनोपोली थी व्यापार में वो ख़त्म हो गई। अब किसके किसके साथ बची, चाय के साथ में बची प्लस चीन के साथ में बची। दोनों चाय से शुरू हो रहे हैं तो याद करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक। और इसमें इन लोगों ने क्या किया, इनका एजेंडा ही ये था कि भाई आप जाओ अपनी क्रिश्चियनिटी का प्रसार करो दुनिया में, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों का धर्म परिवर्तन कराओ और क्रिश्चियन बनवाओ। तो इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज़ को अलाउ कर दिया कि आप आओ भारत में, लोगों को पढ़ाओ, उनको मैनिपुलेट करो और जो है धर्म बदलवाओ उनका। फिर क्या हुआ, इसलिए इनको जो है 1 लाख रुपए भी दिए इन्होंने शिक्षा के लिए, कि हाँ थोड़ा सा दिखावा भी तो करना ज़रूरी था ना, कि भाई हम 1 लाख रुपए दे रहे हैं, हम भारत की जनता के लिए इतना सोचते हैं, ये सब कुछ। लेकिन सब कुछ क्या थे, ढकोसले थे। ठीक है, शेर की खाल में भेड़िया था और कुछ नहीं था। तो ये आपका हो गया 1 लाख रुपए, किस में दिए गए, 1813 में दिए गए शिक्षा के लिए। नेक्स्ट है आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1833, 1813 का। देखो, केंद्रीयकरण का अंतिम एक्ट था ये याद रखना। शुरू कब से हुआ केंद्रीयकरण, जो है 1773 से हुआ, ख़त्म कब हुआ, 1833 से हुआ। ठीक है, ये याद रखना है क्योंकि ये पूछा जाता है। और इसमें क्या किया कि गवर्नर जनरल था जो हमारा बंगाल का गवर्नर जनरल, उसको अब इन्होंने क्या किया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। समझ आ गया, ये याद रखना। और पहला कौन था, पहला हमारा गवर्नर जनरल कौन था, वो था हमारा जी बेंटिक साहब, विलियम बेंटिक। और पहले हमारे गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, वो थे हमारे कौन थे, वेरन हास्टिंग। ठीक, ये हो गया आपका।
तो इस एक्ट की जो 87 धारा थी उसके अंदर क्या बोला गया कि हम क्या करेंगे कि जन्म स्थान वंश और वर्ण के आधार पर हम लोगों को, भारतीय लोगों को रोकेंगे नहीं कि आप सरकारी सेवा में आओ, ऐसा कोई भेदभाव नहीं होगा। पर ये सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए था, इतने सीधे तो ये नहीं थे। खैर ये हो गया। और फिर जो है इस एक्ट में कंपनी के सभी व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए और केवल राजनीतिक कार्य ही बचे थे। ठीक। और जो गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को सम्मिलित किया गया जो कि मैकाले थे। मतलब पहले जो हमारे कानूनी सदस्य बने थे वो कौन थे? वो लॉर्ड मैकाले थे। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। चार्टर एक्ट ऑफ 1853, यह अंतिम चार्टर एक्ट था जो कंपनी शासन के अधीन था। ठीक। कंपनी शासन कब से कब तक शुरू होता है? 1773 से और 1853 तक शुरू होता है, ये याद रखना। मतलब 1858 तक, लेकिन बीच में ऐसे ब्रेक लग जाता है, तो ये लास्ट एक्ट था हमारा, चार्टर एक्ट था। ठीक है, ये याद रखना। और इसमें क्या हुआ था कि इस एक्ट के अंदर विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से अलग कर दिया गया था। मतलब कि क्या कि जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल को एग्जीक्यूटिव काउंसिल से अलग कर दिया गया। ठीक। और इसमें क्या किया गया कि जो निर्माण की ही विधि निर्माण हेतु गवर्नर जनरल की विधि परिषद की स्थापना की गई, जिससे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद भी, मतलब इन्होंने एक काउंसिल बनाई। ठीक है, तो उस काउंसिल को इन्होंने क्या बोला? भारतीय केंद्रीय विधान परिषद। और इन्होंने उसमें पहली बार इन्होंने जो है उस काउंसिल के अंदर भारतीय लोगों को रखा था। तो वे कौन कौन से रीजन से थे? तो वे थे हमारे बंगाल, एक सेकेंड, बंगाल, मद्रास, आगरा और मुंबई प्रांत के थे। जैसे छः मेंबर्ड बॉडी बनाई इन्होंने, 6 में से इन्होंने क्या किया? 4 अपने रख लिए, लेकिन वो 4 और 4 सिर्फ दिखावे के लिए थे। अब वो इम्पोर्टेंट काम नहीं कर सकते थे। ठीक है, अब आता है अपना ब्रिटिश शासन के तहत। ठीक है, चीज़ें 1858 से 1947 तक, मतलब ब्रिटिश क्राउन के अंदर चीज़ें आ गई। अब हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, इसको गुड गवर्नमेंट एक्ट भी कहते हैं। इसमें बहुत अच्छी बातें लिखी थी, अप्लाई कोई नहीं करी उन्होंने, इतने बढ़िया नहीं थे वो। ठीक है, गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। देखो, गवर्नर जनरल जो भारत का होता था, वायसराय का पद आया कब? 1858 में। ठीक। तो आगे क्या है? जो कि ब्रिटिश तक का, मतलब वो डायरेक्ट प्रतिनिधित्व था ब्रिटिश राज का। मतलब ब्रिटिश जो वहाँ के जो क्राउन थे, किंग थे, उनका वो डायरेक्ट प्रतिनिधि था। फिर भारत का प्रथम वायसरॉय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, ये याद रखना आप लोग, लॉर्ड कैनिंग था। और इसके तहत दोहरी सरकार, डबल गवर्नमेंट को समाप्त कर दिया गया, जो कि हमारी डबल गवर्नमेंट कब? पिट्स इंडिया एक्ट में शुरू हो गई थी 1784 में। तो अब डबल गवर्नमेंट कहाँ पर ख़त्म हुई? ये हमारी ख़त्म हुई 1858 में, ये याद रखना। दूसरा क्या याद रखना है आपको कि इस एक्ट में न्यू ऑफिस बना जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं, और इसकी हेल्प के लिए 15 लोगों की जो है बॉडी बनाई गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। हाँ जी, इसमें क्या होता है कि इस एक्ट के तहत कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई तथा वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को परिषद में शामिल किया, जो कौन कौन थे? बनारस का राजा था, बनारस का राजा महाराजा ऑफ पटियाला और सरदिनकर राव। ठीक। इस एक्ट से विकेंद्रीकरण की, अब वो पूछेंगे डिसेंट्रलाइजेशन की। मैंने बता दिया ना आपको, सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? एक पावर के इसके पास में आना। अब डिसेंट्रलाइजेशन, इस बंदे से पावर दूसरी साइड जाना, मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूट, एक तरह से कह सकते हैं कि अब पूरी की पूरी पावर सेंटर में नहीं है, विकेंद्रीकृत हो गई वो। ठीक। तो ये अपना एक्ट था विकेंद्रीकरण वाला। तो यहाँ से विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। केंद्रीकरण की प्रक्रिया 1773 एक्ट से शुरुआत हुई थी जिसकी। ठीक है, वायसरॉय जो है इस वाले एक्ट में बताया गया कि जो वायसरॉय है अपना, वो आपातकाल में अध्यादेश जारी कर सकते हैं, और इसकी अवधि कितनी होगी? 6 महीने तक। उसका ड्यूरेशन 6 महीने तक रखा गया। किसका? अध्यादेश का, ऑर्डिनेंस का। और ऑर्डिनेंस देखो हमारा यहीं से इंस्पायर है। ठीक है, इसके बाद इस एक्ट में पोर्टफोलियो सिस्टम लागू किया गया, जो कि लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में इसकी शुरुआत कर दी थी। 1869 में, नहीं सॉरी 1859 में इसकी शुरुआत कर दी थी। पोर्टफोलियो मतलब डिपार्टमेंट वाइज चीज़ें बांट देना। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट
1892 वाला भारतीय परिषद अधिनियम, इसके तहत केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। मतलब कि जो प्रोविंस, मतलब कि जो स्टेट वाला हो गया और केंद्र वाला हो गया, वहाँ पर जो है सदस्य बढ़ाने शुरू कर दिए इन्होंने अपने भारतीयों को, ठीक। और इन्होंने क्या बोला कि आप वार्षिक बजट पर बहस कर सकते हैं, 6 दिन के पूर्व नोटिस देकर आप प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन आप परंतु पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। मतलब कि आप खड़े होके ऐसे नहीं पूछ सकते कोई भी चीज़, आपको पहले 6 दिन से पहले देना पड़ेगा। आप दोबारा से सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं कर सकते कि अब मेरे को इसमें डाउट है, आप मेरे को ये बता दो। ये फैसिलिटी नहीं दी गई थी अभी तक। फिर इस एक्ट में सीमित निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया, परंतु निर्वाचन शब्द का प्रयोग इस एक्ट में नहीं किया गया था, ठीक। कि भाई प्रॉपर्टी वगैरह जैसा ये सब चीज़ों के अकॉर्डिंग इस एक्ट में बताया गया कि हाँ ये लोग थोड़ा निर्वाचन कर सकते हैं, का हो सकता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 आता है, इसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो मोर्ले थे वो आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और जो मिंटो थे वो वॉइसरॉय थे, ठीक। यहाँ पर भारतीयों की संख्या परिषद में और ज़्यादा कर दी गई। इस एक्ट में बजट पर पूरक प्रश्न, देखो पहले वाले में जो था इससे पहले हमारा, इसमें जो है पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे 1892 वाले में, लेकिन 1909 में इन्होंने दे दी छूट कि चलो ठीक है आप इसमें पूरक क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं, अधिकार दे दिया गया। इसमें ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया और मुसलमानों को कम्युनल राइट्स जो दिए गए, ठीक है, वो मुसलमानों को सबसे पहले दिए गए थे, किसके तहत, 1909 के तहत। और ये क्वेश्चन आया हुआ है। और जो हमारे सत्येंद्रनाथ प्रसाद सिंह थे वो भारत के प्रथम वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल होने वाले पहले सदस्य थे, ठीक है जी। और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता कम्युनल इलेक्टोरेट का जन्मदाता किसको बोला जाता है, लॉर्ड मिंटो को बोला जाता है। नेक्स्ट है अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाला, इसको क्या बोलते हैं, इसको मोंटेगो चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। इसके तहत प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट इलेक्शन, तथा सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो भारतीय, यूरोपियों, इनके लिए ये लागू की गई थी, इनको मिल गई थी। और केंद्र में द्विसदनात्मक, मतलब कि जैसे अब हमारा है ना लोकसभा है और राज्यसभा है, ठीक है, इस तरीके से 2 सदन बनाए गए केंद्र में, ठीक है, ये याद रखना 1919 वाले एक्ट में बनाए गए थे। फिर इसमें बोला गया कि जो इन्होंने प्रोविंस में क्या किया, द्वैध शासन प्रणाली, मतलब 2 भागों में इन्होंने सब्जेक्ट बांट दिए, ट्रांसफर और हस्तांतरित वाले, ठीक है। और पहली बार जो है उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया। इसके अंतर्गत का एक आयोग गठन किया जाना था, जिसका जो है कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करना था, कि हम 10 साल बाद देखेंगे कि इसके अकॉर्डिंग चीज़ें हो भी रही है, ठीक है, नहीं भी हो रही है, ठीक। और इन्होंने सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन और पब्लिक सर्विस कमीशन जो है सेटअप किया, कि जिससे जो सिविल सेवक है वो जो है एग्ज़ाम वगैरह दे सके, भर्ती उनकी हो सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाला आता है अब हमारा, ये इम्पोर्टेंट है। और इस एक्ट के तहत में भारत जो है संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी। जो प्रांतों में द्वैध शासन था वो समाप्त कर दिया गया था, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। इसके तहत जो है रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। जो सांप्रदायिक हमारी निर्वाचन प्रणाली थी उसको अब इन्होंने क्या किया, दलित जातियों में भी दिया, महिलाओं में, मजदूरों में, और ज़्यादा उसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। और क्या 1937 में संघ न्यायालय की स्थापना कर दी इन्होंने, और बर्मा को जो है ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया कि ठीक है अब तुम जाओ, अब तुम आज़ाद हो। फिर प्रांत सिंध था और उड़ीसा, इनका निर्माण हुआ था। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई, जैसे कि बंगाल, मुंबई, मद्रास, बिहार, असम और यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि अपना यूपी, ठीक है जी। फिर आ जाते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। चलो जी, लास्ट एक्ट है अपना, देख लेना। क्लेमेंट एटली ने यह डिक्लेयर कर दिया कि 20 फरवरी 1947 को 30 जून 1948 तक, डिक्लेयर कब किया था, 20 फरवरी 1947 को किया था, कि हम 30 जून 1948 तक ब्रिटिश राज इंडिया से समाप्त हो जाएगा। 3 जून 1947 को कंट्री के पार्टीशन के लिए मुस्लिम लीग ने डिमांड की कि भाई हमको अपना अलग पाकिस्तान चाहिए और अलग कंट्री चाहिए, अलग डोमिनियन चाहिए। फिर क्या होता है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बनी जाती है, संविधान बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए 1946 में बनती है, ठीक है। फिर माउंटबेटन प्लान आता है, जिसकी वजह से जो मुस्लिम लीग होती है और जो कांग्रेस होती है दोनों के दोनों मंजूरी मिल जाती है कि हाँ चलो ठीक है, फिर पार्टीशन होता है। फिर और इसमें क्या कहा गया कि वायसराय का जो पद था वो समाप्त हो गया इस एक्ट के अंदर, 1947 एक्ट के अंदर। और 15 अगस्त 1947 को भारतीय रियासत और जनजातीय क्षेत्रों से ब्रिटिश सर्वोच्चता को इन्होंने समाप्त कर दिया था,
ठीक है, समाप्त करने की घोषणा हो गई इस एक्ट के अंदर। फिर और इन्होंने क्या बोला कि भारतीय रियासतें हैं वो उनकी मर्जी की बात है, वो पाकिस्तान जाना चाहे वहाँ जा सकती है, आज़ाद रहना चाहे आज़ाद रह सकती है, या फिर भारत के साथ में जुड़ना चाहे तो भारत के साथ में जुड़ सकती है। ठीक है, इन्होंने ये खिचड़ी पका दी थी। पर जो है फिर बाद में अपने लोग इंडिया के बहुत ज़्यादा कैपेबल है, उन्होंने चीज़ें जो है संभाल ली थी। ठीक, फिर यहाँ पे 2 डोमिनियन बन जाते हैं, और मतलब पाकिस्तान और भारत। और जो भारत के गवर्नर रहते हैं वो कौन रहते हैं, वो माउंटबेटन रहते हैं। और माउंटबेटन साहब जो है जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री के पद की शपथ दिलाते हैं। और हाँ, ये याद रखना कि जब तक आपका कानून संविधान नहीं बन जाता तब तक आप 1935 एक्ट के अनुसार जो है कार्य करोगे, ये लिखा गया था इस एक्ट में। और अपनी जो है जब आप ये हमारी आज़ाद हो गया, मतलब ये टाइम था तब से तब तक का, कॉन्स्टिट्यूशन बनने तक का टाइम था। फिर जो है हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी 1946 में, उसी को हमारी नई संसद बनाया गया था। ठीक है जी, देखिए कितनी जल्दी मैंने ये करा दिया, और आप इसको स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं वीडियो को। और मैंने मेन पॉइंट कराए हैं, मतलब आप यहाँ से कर लोगे ना, मैं सच में कह रही हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा। जाके आपको घटना चक्र से लगा लेने हैं क्वेश्चन, आपकी मर्जी है। मैं अब आपके क्वेश्चन PYQ कराते चलूँगी, वहाँ से मैं आपको दिखा दूँगी कि देखो कैसे किस तरह से PYQ आते हैं, कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो मैंने टॉपिक मैंने ये पॉइंट यहाँ पे कराए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप मेरी बात मानिए, ल्यूसेंट में इतना नहीं देते हैं, घटना चक्र में इतना नहीं देते हैं। ठीक है, मैंने लक्ष्मीकांत, घटना चक्र, ये सब चीज़ें देखने के बाद मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं। ठीक है, और आपको पढ़ने के बाद, देखने के बाद ये बिल्कुल एहसास हो भी जाएगा। बाकी आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे, ये सब यार आप कमेंट सेक्शन में बताया करो, शेयर किया करो वीडियो। देखो आपको पता है मेरी ना तबीयत भी ख़राब नहीं है, और घर में मेरे गेस्ट भी इतने आ रहे हैं, लेकिन मुझे ये कि नहीं, मेरे को वीडियो बनानी है। काफ़ी टाइम हो गया मैंने बनाई नहीं है, क्योंकि डेली मैं स्किप नहीं कर सकती। हमारा अगर हम जून तक का टारगेट लेके चल रहे हैं, मैं टारगेट लेके चल रही हूँ अपना 15 मई तक, कि 15 मई तक RO का कंप्लीट सिलेबस हो जाए। फिर क्योंकि जून में है, मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि जून से 1 से जून 15 तारीख तक एग्ज़ाम हो सकता है RO का, इसलिए मुझे चीज़ें थोड़ा जल्दी करानी है। तो यार आप थोड़ा हमको सपोर्ट करो। बाकी आप बताओ वीडियो कैसी लगी। बाकी आप पढ़ते रहिए, अच्छे से ख्याल रखिए अपना, और अच्छे रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।